वो पढ़ना है कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं ये क्या होती हैं और आखिर ये क्यों मार्केट फेलियर का रीज़न है, और निजी वस्तुएं क्यों नहीं होती वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की। इसका अर्थ जो है क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिससे क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके उत्पादन से बाह्य लाभ तथा बचतों का सर्जन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए रक्षा पार्क, सड़क, इंटरनेट सुविधा, ये भी लिख सकते हो, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब सार्वजनिक वस्तुओं के एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम ज़रा इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो विशेषताएं हैं वो प्रॉपर अपोजिट हैं निजी वस्तुओं की। जैसे कि सबसे पहला हमने पढ़ा था उपभोग प्रतियोगी, सबसे पहली विशेषता, तो आप यहाँ पे लिख देंगे गैर उपभोग प्रतियोगी। इसका क्या मतलब होता है भाई? उपभोग प्रतियोगी मैंने आपको क्या बताया था? उपभोग प्रतियोगी मैंने आपको ये बोला कि जी अगर एक व्यक्ति अपना उपभोग बढ़ा देगा तो दूसरा व्यक्ति के उस पर असर पड़ेगा, उपभोग पे दूसरे के लिए कम रह जाएगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं गैर उपभोग प्रतियोगी। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको सार्वजनिक वस्तुओं के एग्जाम्पल लिखे, रक्षा, पार्क, सड़क। अब मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, कोई सड़क है, तो अगर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी ले आया तो क्या दूसरे व्यक्ति के लिए अब क्या सड़क नहीं रहेगी? दूसरे व्यक्ति के लिए भी सड़क है, तीसरे के लिए भी सड़क है, सबके लिए सड़क उतनी रहेगी जितनी उसके लिए है, सबके लिए बराबर है। पार्क है, अगर मान लो तुम पार्क चले गए तो तुम्हारे पार्क जाने से क्या मेरे लिए पार्क छोटा हो जाएगा या मेरे लिए पार्क कम हो जाएगा? अरे मेरे लिए भी पार्क उतना ही रहेगा जितना तुम्हारे लिए है। तुम्हारे इन वस्तुओं का उपभोग करने से क्या हो रहा है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे का किसी के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम जितना मर्जी पार्क जाओ, जितना मर्जी सड़क का यूज़ करो, गलियों में जो फ्री इंटरनेट लगे रहते हैं उसका जितना मर्जी यूज़ करो, उसका मेरी कंजम्पशन से क्या लेना देना, मेरे लिए भी उतना ही उपलब्ध है जितना तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तो आपके उपभोग करने से मेरे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो ये गैर उपभोग प्रतियोगी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हैं गैर वर्जनीय होते हैं, गैर वर्जनीय। अब इसका क्या मतलब होता है? पीछे मैंने आपको क्या बताया था निजी वस्तुओं के रिगार्डिंग, कि भाई वर्जनीयता होती है उसमें। वर्जनीयता का मतलब पैसे देने पड़ेंगे तो ही मिलेगी निजी वस्तु, फ्री में नहीं मिलेगी। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं गैर वर्जनीय। तो गैर का मतलब क्या हो गया कि भाई आप पैसे दे रहे हो या आप पैसे नहीं दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, सबको मिलेगी ये वस्तु। आप चाहे पैसे दो, आप चाहे पैसे ना दो, पैसे दे रहे हो। पैसे क्या, पैसे का मतलब क्या? पैसे का मतलब ये है, जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो दिल्ली है, ठीक है। अब इस दिल्ली के अंदर आप रहते हो, ठीक है, आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, ठीक है। तो पैसे किसको देने हैं? पैसे देने का मतलब है सरकार को एज अ टैक्स जो दे रहे हैं। तो मान लीजिए
भारत के अंदर भाई उसको टैक्स देना पड़ता है जिसकी साल की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, आपकी इनकम है मान लीजिए 4 लाख रुपए, तो आप मान लीजिए सरकार को टैक्स देते हो, आपका टैक्स बनता है 20,000। ठीक है, और पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ आप ही हो जो टैक्स देती हो और कोई टैक्स नहीं देता, आप ही रिच हो। मैं भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, ये कोई टैक्स नहीं देता, ये सबकी सैलरी 2.5 लाख से नीचे, लेकिन आप ही एक इकलौती ऐसी हो जो टैक्स की कैटेगरी में आ रही हो और 20,000 रुपये टैक्स देती हो सरकार को। तो अब सरकार ने दिल्ली में जितने भी सड़क, पार्क, इंटरनेट सुविधा, रक्षा उपकरण ये जो बनाए हैं, क्या ये स्पेशली आपको मिलने चाहिए? क्या आप टैक्स देते हो दिल्ली के अंदर तो सिर्फ आपको मिलेगा? नहीं, आप टैक्स देते हो सरकार को, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं दे रहे सरकार को, लेकिन हम भी इन वस्तुओं का यूज़ कर रहे हैं फ्री में, कोई पैसे अदा नहीं कर रहे। तो चाहे पैसे दे व्यक्ति, चाहे पैसे ना दे व्यक्ति, इन वस्तुओं का उपभोग क्या होता है, वो व्यक्ति भी करता है जो कीमत अदा नहीं करता। अदा कर है कि चाहे टैक्स देता है चाहे टैक्स नहीं देता, वो व्यक्ति उपभोग करेगा। अगला जो है वो है अधिमान समाज द्वारा निर्धारित, अधिमान समाज द्वारा निर्धारित, अधिमान समाज द्वारा निर्धारित, इसका क्या मतलब है जी? अभी मैंने आपको निजी वस्तुओं में पीछे क्या बताया था? निजी वस्तुओं में मैंने पीछे बताया था अधिमान स्वतः निर्धारित, मतलब जो आप चाहते हो वो कंज्यूम करोगे। अरे भाई, आप पैसे दे रहे हो ना उस चीज़ के लिए, तो आपको जो चीज़ पसंद है, आप जिस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, आप जिस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो आप वो कंज्यूम करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिखा कि अधिमान समाज द्वारा निर्धारित, इसका मतलब क्या है कि जो सरकार आपको देगी वो ही आपको मिलेगा कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि अगर सरकार आपको पार्क दे रही है तो आपको पार्क का कंजम्पशन मिलेगा। आप कह रहे हो जी सरकार ने आपको सड़क दी है तो सड़क आप कंज्यूम कर सकते हो। सरकार को जो लगता है कि समाज के लिए ये बेनिफिशियल है, ये समाज को पहुँचानी चाहिए, ये लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये मिलेंगी। आप चाहते हो कि मेरे को स्विमिंग पूल मिले जिसके अंदर मैं नहाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता जी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ सरकार को ये नहीं कहते जी स्विमिंग पूल जो है वो उपलब्ध कराइए जी हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को सभी के लिए जो वस्तु उपयोगी लगती है सरकार वो उपलब्ध कराती है कि भाई ये समाज के सभी वर्गों की नीड है। और यहाँ पे गैर वर्जनीयता के अंदर एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे गैर वर्जनीयता के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप तो टैक्स दे रहे हो बेटा सरकार को 20,000 रुपये, तो आप भी कंज्यूम कर रहे हो, और हम टैक्स नहीं दे रहे, हम फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो सारे ये वाले आपको छोड़ के जो दिल्ली के अंदर बाकी सब व्यक्ति रह गए, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको यहाँ पे एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या कहते हैं इसको? फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर कौन हुआ? जो फ्री में सवारी करते हैं, भाई हम तो फ्री में कर रहे हैं ना। फ्री राइडर कौन है? फ्री राइडर वो उपभोक्ता हैं जिनको उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता, चाहे वो कीमत अदा नहीं कर रहे हैं। तो फ्री राइडर कौन होंगे? जो टैक्स नहीं दे रहे लेकिन फिर भी सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं निशुल्क सवार समस्या। ये ध्यान रखना, ये आ जाता है कभी कभार एग्ज़ाम में कि जी फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है। फ्री राइडर प्रॉब्लम के जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, चाहे वो व्यक्ति कीमत अदा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, तो उसको रोक नहीं सकते हम। तो क्यों नहीं रोक सकते हम? क्योंकि भाई
जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उनका जो उपभोग होता है वो सामूहिक होता है। सामूहिक उपभोग, सब उपभोक्ता एक साथ यूज़ करते हैं इनका, जबकि निजी वस्तुओं में क्या होता है, इंडिविजुअली उपभोग होता है। सामूहिक उपभोग मतलब अबे सब व्यक्ति पार्क का, सड़क का, इंटरनेट सुविधा, सेफ्टी सबको एक साथ मिलती है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए सड़क अलग से बनेगी, फिर तुम चली गई गाड़ी लेके और फिर सड़क हट जाएगी, फिर मेरे लिए अलग सड़क दोबारा बनेगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक बार इस रक्षा उपकरण सब एक साथ, भाई रक्षा सेफ्टी सबके लिए बॉर्डर पे एक साथ हम कंज्यूम कर रहे हैं। इंटरनेट सुविधा जो फ्री में इंटरनेट है सब एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोग सामूहिक रूप से किया जाता है, इसलिए चाहे वो फ्री राइडर हो चाहे वो नॉन फ्री राइडर हो, दोनों के लिए हम किसी भी उपभोक्ता को यहाँ पे रोक नहीं सकते हैं। अगला जो इसका फीचर है वो है अविभाज्य लाभ। इसका क्या मतलब होता है? निजी में मैंने आपको बोला कि भाई लाभ केवल उसी को मिलेगा जो कीमत अदा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो भाई जो व्यक्ति कीमत अदा नहीं कर रहा उसको भी लाभ मिल रहा है और जो कीमत अदा कर रहा है उसको भी लाभ मिल रहा है। सेम वही चीज़ आपके लिए भी उपलब्ध है जो टैक्स दे रहा है, और सेम इन सब के लिए भी उपलब्ध है जो टैक्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो लाभ है वो आंतरिक प्रकृति के नहीं है। जो निजी वस्तुओं में होते हैं वो होते हैं आंतरिक प्रकृति के, मतलब जो कीमत देगा वो उपभोग करेगा और उसी को ही लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, कीमत दे भी नहीं रहा, उपभोग भी सब कर रहे हैं और लाभ भी सबको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो लाभ है वो क्या है, अविभाज्य है, सबको मिलेगा यहाँ पे, चाहे कीमत अदा करे या कीमत अदा ना करे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेटा बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे कि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर जो बाजार तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, वो असफल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, निजी वस्तुओं में मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जी निजी वस्तुओं के अंदर क्या होता है, निजी वस्तुओं के अंदर तो बाजार सफल होता है, मांग और पूर्ति क्रियाशील होते हैं। निजी वस्तुओं में कीमत वगैरह सब कुछ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बाजार तंत्र असफल होता है, मतलब यहाँ पे मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ पे काम नहीं करती है। इसको अभी हम एक डायग्राम से जो है समझने वाले हैं कि आखिर कैसे यहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियाँ काम नहीं कर रही है और आखिर क्यों यहाँ पे मार्केट फेलियर जो है हो रहा है। उसके बाद हम बात कर है, क्या कह रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे ना। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो फ्री राइडर है, पैसे देने वाला भी उतना ही उपभोग कर रहा है, पैसे ना देने वाला भी उतना ही उपभोग कर रहा है। तो क्या कहते हैं, अगला जो इसका फीचर है वो है कि इसका जो मांग वक्र होता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया निजी वस्तुओं के अंदर कि इसका जो मांग वक्र होता है वो जो होता है भाई, वो होता है हॉरिजॉन्टल समीशन, सभी उपभोक्ताओं की मांग का हॉरिजॉन्टल समीशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे कि सभी उपभोक्ताओं की मांग का वर्टिकल समीशन, वर्टिकल सम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंबीय योग, वर्टिकल योग को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज योग कहते हैं, इसको भी कहते हैं। तो सभी उपभोक्ताओं की मांग का वर्टिकल योग से क्या होता है, वर्टिकल योग से जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डिमांड कर्व। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, 3 उपभोक्ता है, ठीक है। एक उपभोक्ता जो है, एक ए उपभोक्ता है, एक बी उपभोक्ता है और एक सी उपभोक्ता है। ये 3 उपभोक्ता है, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि जी इसका जो डिमांड कर्व है ना वो क्या है, वर्टिकल समीशन है इनकी डिमांड का। तो वर्टिकल समीशन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब होता है ये स्टैंडिंग लाइन जिसको हम कहते हैं खड़ा हुआ। जैसे कि ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे हम ले लेंगे कीमत और यहाँ पे हम ले लेंगे मांग। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे किस तरीके से बनेगा ये देखिए। मान लीजिए ये जो है, दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ये जो है ए उपभोक्ता की मांग का जो है योग है। ठीक है जी। एंड मान लीजिए समाज के अंदर टोटल जो क्वांटिटी है उस वस्तु की वो ये है। ठीक है, इतनी उपलब्ध है सबके लिए। अब वो पार्क हो सकता है, हो सकती है रक्षा हो सकती है, टोटल इतनी उपलब्ध है। तो ये ए है एंड ये बी है, ये सी है, ये ए की डिमांड, ये बी की डिमांड और ये सी की डिमांड। तो टोटल डिमांड जो है वो मान लीजिए ए बी सी, टोटल डिमांड जो है वो मान लीजिए ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी। ये टोटल डिमांड है किसकी, ये टोटल डिमांड है ए बी और सी की। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब जो है इसको दोबारा से बनाएंगे बेटा, ये यहाँ पे गलत बन गया है। एक मिनट रुकिए ज़रा, इन वाले कर्वों को दोबारा बनाइए। इनको आपको ऐसे बनाना है कि ये जो है इसको इंटरसेक्ट करके जाए, जो हमने ये वर्टिकल वाली लाइन बनाई है। लाइक मान लीजिए ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है और ये सी की डिमांड है। ठीक है, और टोटल डिमांड जो है वो ये है तीनों उपभोक्ताओं की, ए बी और सी। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये हो गया बेटा डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे आया ये मैंने आपको बताया। और मान लीजिए ये है इसका सप्लाई कर्व। ठीक है, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। तो बेटा जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्राइस क्या आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली प्राइस और क्वांटिटी ये डिटरमाइन हो रहे हैं। अगर हम मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा देखें, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, तो कीमत जो है वो ओपी आ रही है। कीमत क्या आ रही है, कीमत आ रही है ओपी। अगर इसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन था तो बाज़ार सफल है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन नहीं हुआ, मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो ए व्यक्ति है, मान लीजिए इसमें ए व्यक्ति जो है, मान लीजिए वो टैक्स नहीं देता। ठीक है, ए व्यक्ति भी जो है बेटा उसके लिए कीमत क्या आ रही है, ये आ रही है। बी व्यक्ति के लिए ये आ रही है, सी व्यक्ति के लिए ये आ रही है। मान लीजिए देखो, मान लो इसको P1 नाम दे दीजिए, इसको P2 नाम दे दीजिए, इसको P3 नाम दे दीजिए। ठीक है, तीन उपभोक्ता हैं। अब मान लीजिए ए बी सी तीनों उपभोक्ता हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उपभोक्ता 20,000 रुपये का टैक्स देता है, बी उपभोक्ता 30,000 रुपये का टैक्स देता है और सी उपभोक्ता 40,000 रुपये का टैक्स देता है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो बेटा सी उपभोक्ता दे रहा है, ये वाला। तो सी उपभोक्ता के लिए कीमत ज़्यादा है, किसी सरकार जो वस्तु उपलब्ध करा रही है। बी उपभोक्ता थोड़ा कम टैक्स देता है एज़ कंपैरिजन टू सी, उसके लिए कीमत थोड़ी कम है। और ए उपभोक्ता है वो सबसे ही कम टैक्स देता है, तो उसके लिए मान लो ये वस्तु है,
ये वस्तु है मान लीजिए सड़क। तो सड़क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सड़क ए को सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ रही है, बी को उससे थोड़ी महंगी पड़ रही है और सी को सबसे ही ज़्यादा महंगी पड़ रही है क्योंकि वो टैक्स देता है। और एक और व्यक्ति है जो कि यहाँ पे है डी, एक और व्यक्ति है जो कि यहाँ पे डी है, वो टैक्स ही नहीं देता, वो कोई टैक्स नहीं देता। तो जो टैक्स नहीं देता तो वो तो जीरो हो गया बेटा, जीरो का है ये रहा। और उसके लिए भी कितनी वस्तु उपलब्ध है, उसके लिए भी इतनी वस्तु उपलब्ध है। भाई इनको 20,000 रुपये देने पे, इन तीनों को 20,000 रुपये देने पे ओ क्यू क्वान्टिटी उपलब्ध हो रही है और ये नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं दे रहा। इसको कितनी क्वांटिटी उपलब्ध है, इसको भी बेटा उतनी क्वांटिटी उपलब्ध है ओ क्यू। तो जो डी व्यक्ति है वो 0 रुपये पे कर रहा है, 0 रुपये, 0 रुपये पे करने के बाद भी उसको उतनी कंजम्पशन के लिए मिल रहा है जितना ए बी सी को इतना टैक्स देने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डी है वो फ्री राइडर है, जो डी है वो फ्री राइडर है, ठीक है ना, इसको रोक नहीं सकते। और अगर हम डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो प्राइस ओपी आता बेटा, लेकिन यहाँ पे हमने बोला यहाँ डिमांड और सप्लाई क्रियाशील नहीं होता है बेटा। सबके लिए अलग अलग प्राइस जो हैं, सबके लिए अलग अलग प्राइस जो हैं वो डिटरमाइन होते हैं। चाहे कोई ज़्यादा टैक्स दे रहा है, चाहे कोई कम टैक्स दे रहा है, चाहे कोई टैक्स ही नहीं दे रहा, कोई मैटर नहीं करता। सरकार जो उपलब्ध करा रही है वो वस्तु सबके लिए रहती है, इक्वल रहती है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको हम कहें कि जी सार्वजनिक वस्तुओं में तो मार्केट विफल हो जाती है, असफल हो जाती है। तो क्यों होती है ये मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप लिखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं में डिफरेंस, शॉर्ट नोट बहुत बारी आ जाता है, अगर एक्सटर्नलाइटिस के साथ ना आए तो डिफरेंस जो है ये बहुत बारी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ऐसी वस्तुएं जिनका अगर उत्पादन होगा तो इससे अगर इनकी प्रोडक्शन होगी, अभी मैंने अर्थ नहीं समझाया था इसका, तो यहाँ पे क्या कहा है कि इससे बाह्य लाभ और बचतों का सर्जन होगा। सर्जन का मतलब क्या होता है, सर्जन का मतलब होता है कि वो क्रिएट होंगी। कौन क्रिएट होंगी, बाह्य लाभ और बाह्य बचतें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाह्य लाभ और बाह्य बचतें क्या होती है? ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, 4 वर्ड पढ़ाए थे अगर याद है, एक्सटर्नलाइटिस के अंदर, बाह्यताएं के अंदर ही, अगर याद है आपको। हो यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, क्या कह रही, याद नहीं आ रहा? अभी याद नहीं। हाँ, याद नहीं आ रहा। रिवीजन करी है? अब तो भेज भी दी, अब तो शीट भी भेज दी, तो बोल रही थी शीट नहीं भेज रहे। रिवीजन तो की थी मैंने उसी टाइम, लेकिन थोड़ी हॉस्पिटल में चली गई। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे जो है 4 वर्ड हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था निजी लाभ, निजी लागत, और एक पढ़ा था समाज। बाह्य लाभ का मतलब क्या, किसी दूसरे को फ़ायदा, यही तो बताया था, किसी दूसरे को फ़ायदा, कि अगर आप इसका उत्पादन व उपभोग कर रहे हो तो किसी दूसरे को जो है इससे फ़ायदा होगा इसके उत्पादन से। मतलब पार्क अगर बना है तो पार्क बनाने से, सरकार ने तो पार्क बना, लेकिन उससे किसको फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा। सरकार ने सड़क बना दी, किसको फ़ायदा होगा, सरकार को। फ्री इंटरनेट लगवा दिया, किसको फ़ायदा होगा, हमें, समाज को। तो इन सब का उत्पादन करने से, सरकार तो इसका उत्पादन कर रही है लेकिन लाभ किसको हो रहा है, किसी दूसरे को। बाह्य लाभ और बाह्य बचतें मतलब जब किसी दूसरे को फ़ायदा होता है उस वस्तु के उत्पादन से या उस वस्तु के उपभोग से, तो उससे क्या होता है, उससे जो है सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। और विशेषताएं मैंने आपको बताई दी है। अगर डिफरेंस सार्वजनिक वस्तु निजी वस्तुओं में आ जाए तो विशेषताएं पूरी उल्टी हैं। बहुत ही आराम से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, शॉर्ट नोट लिख सकते हो, शॉर्ट नोट भी बहुत बारी आ जाता है। और बेटा एक्सटर्नलाइटिस, बार बार कह रहा हूँ, एक्सटर्नलाइटिस बाह्यताएं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 15 से 20 नंबर का अलग सिर्फ बाह्यताएं आ जाता है। सारा का सारा जो हमने बताया था आपको, उपभोक्ता की धनात्मक ऋणात्मक, उत्पादक की धनात्मक ऋणात्मक,
चारों डायग्राम, उनकी एक्सप्लेनेशन, तो वो बाह्यताएँ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मार्केट फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आज आपका ये ख़त्म हो चुका है। और ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन 4 मैंने आपको बताए हैं, चारों रिपीटेड है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो 2-2 क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा भी हो जाता है। मान लो क्या कहते हैं, एक्सटर्नलाइटिस भी आ गया, और मान लो निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु भी आ गया, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गया शॉर्ट नोट में। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। 4 टॉपिक पढ़े हैं जिसमें से एग्ज़ाम में 2-2 टॉपिक भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ओलिगोपोली, अल्पाधिकार स्कोरिंग यूनिट है, तो ऐसे यूनिट्स पे फोकस कीजिए। तो ये इसकी विशेषता थी। ये आपका आज जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है और डेट शीट आ गई है। देख ली डेट आपने? हाँ सर। हाँ, तो इसका एग्ज़ाम कब है? माइक्रो 2 का एग्ज़ाम कब है? सर डीयू का डेट शीट तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं कौन सा पेपर कब है। अरे तो डिसिप्लिन 1 में है, डिसिप्लिन 2 में है, किस में है तुम्हारे पास? तुम्हें यही नहीं पता होगा। बी ए है सर ना? पता नहीं।